Good morning, everyone. As of now, we are starting with selected cases, those cases which are relevant for May 14 exam. We'll be discussing, first of all, important 15 or 20 judgments. Then, depending on the time permission, and then we'll be able to discuss the remaining portion. The most 15 to 20 judgments that I believe that are important for exam in relation to excise and customs, that will be our first target. Achha. Before we start discussing the judgment, there are few things which I wanted to convey, which are the important things that you are supposed to keep in mind at the time of writing the judgments. There are lots and lots of students who has raised a question कि सर हमें जजमेंट आता है, हमें परफेक्ट जजमेंट आता है, बस हम लोग लिख नहीं पाते हैं, क्या वर्डिंग्स है. I give you one option. This is something which I prefer to do. See, अगर मैं बोलूं कि आपको एक जजमेंट पूछा in relation to this case of Steel Authority of India Limited, आप नवकार की एग्जाम में भी शायद एग्जाम दे रहे हो, तो yes, you will be finding certain judgments. What I advise कि अगर आपको राइटिंग स्किल डेवलप करना है ना जजमेंट का, तो एक मेथड फॉलो करो, दैट विल हेल्प यू. कोई भी एक जजमेंट ले लो, कोई भी एक जजमेंट, मे बी दिस जजमेंट, रीड द क्वेश्चन पार्ट, रीड द आंसर पार्ट. एक बार क्वेश्चन अंडर गो कर लो, एक बार आंसर अंडर गो कर लो. वंस यू कंप्लीट क्वेश्चन, वंस यू कंप्लीट आंसर, राइट दैट इन योर लैंग्वेज. जैसे ही आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, कंपेयर इट विद द ओरिजिनल आंसर गिवन बाय इंस्टीट्यूट. आप पहली बार ऐसा करोगे ना, तो you'll be able to identify कि आपको कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस्ड आउट हो रहे हैं. डू इट फॉर द सेकेंड जजमेंट. When you will do it for the third judgment, when you will be do it for the fourth, fifth, अगर आप ऐसे 5 या 10 जजमेंट ट्राई करोगे ना, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, देन रीड द आंसर. पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, पूरा आंसर पढ़ लो, देन ट्राई टू राइट इन योर लैंग्वेज और कंपेयर करो उसे विद द ओरिजिनल जजमेंट. ऐसे 10 जजमेंट करोगे ना, आपको एक राइटिंग स्किल डेवलप होगा. दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. अगर ऐसे 10, 12, 15 जजमेंट किए ना, 110% आपको कोई भी जजमेंट का आंसर कैसे लिखना वो समझ में आएगा. अदरवाइज भी आप जजमेंट का आंसर तो लिख देते हो, बट वो प्रॉपर लैंग्वेज नहीं होता, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके मार्क्स जाते ही है. अच्छा, फिर एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम जो भी आंसर लिखते हैं ना, वो आंसर के नीचे क्या केस लो का नाम लिखना, नहीं लिखना, उसके मार्क्स कट होंगे नहीं होंगे. 110% हर क्वेश्चन के नीचे उन्होंने पूछा ही होता है कि कोट द रेलेवेंट केस. सो हर क्वेश्चन के नीचे आपको उस केस का रेलेवेंट नाम लिखना है. 1 मार्क है उसका मिनिमम. अगर आप वो नहीं लिख रहे हो, फॉरगेट, 1 मार्क तो गया ही आपका. अच्छा, कोई ऐसा पूछता है कि क्या केस का नाम ऊपर स्टार्टिंग में लिखेंगे या नीचे लिखेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट की जो सप्लीमेंट्री है उसके हर क्वेश्चन के पीछे आंसर टॉप में लिखा हुआ है. आई एम पर्सन ऑफ द ओपिनियन कि तुम केस का नाम ऊपर लिखो कि तुम नीचे लिखो, तुमको केस का नाम पूछा है, अभी तुम नीचे लिखोगे तो ऐसा नहीं है भाई. इंस्टीट्यूट वाले ऊपर लिख सकते हैं, बिकॉज द पीपल हु आर राइटिंग आर एक्सपर्ट्स एंड दे आर अवेलेबल विद द बुक्स एट द टाइम ऑफ राइटिंग जजमेंट. तुम थोड़ी एग्जाम में बुक लेके बैठते होगा, तुमको नाम याद ही होगा. सो इफ यू वांट टू राइट इट, जस्ट राइट इट, बट राइट एट द लास्ट लाइन. तुमको केस लॉ पूछा है ना, राइट इट, बट राइट एट द लास्ट लाइन. अच्छा, कोई भी केस का आप आंसर लिख रहे हो, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करेंगे हम लोग. व्हाट वुड बी द फॉर्मेट? 4 टाइप में उसे डिवाइड करेंगे. द फर्स्ट पोर्शन दैट यू आर सपोज टू राइट इज जस्ट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द केस. जो आपको क्वेश्चन पूछा था, आपने इफ यू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर, आपको 5 लाइन 10 लाइन का एक क्वेश्चन बना के देते हैं. इन फर्स्ट पैरा जस्ट राइट डाउन के व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट क्वेश्चन. आपको उसको क्या पूछा है, आपने क्या समझा है. नाउ व्हेन यू राइट डाउन द मीनिंग, द इंटरप्रिटेशन इन फर्स्ट पैरा, तो इतना ध्यान में रखेंगे कि वो इंटरप्रिटेशन 5 लाइन का हो ज्यादा से ज्यादा. એવું नहीं कि 10-15 लाइन खाली इंटरप्रिटेशन है जो है, तो उससे अच्छा वो क्वेश्चन ही है. So when they give a question, just write down in 3, 4, 5 lines that what do you understand by that. आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हो. उन्होंने तो क्वेश्चन पूछ लिया, आप उसका आंसर दे रहे हो, बट उस आंसर में क्या एक्सप्लेनेशन है आपकी तरफ से. सो राइट डाउन इन 4 लाइन कि आप क्या समझाने का अटेम्प्ट कर रहे हो. देन इन सेकेंड पैरा राइट डाउन द प्रोविजन.
जिस प्रोविजन, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का है तो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन उसका प्रोविजन लिखो, जैसे मार्केटेबल है तो मार्केटेबल के रिलेटेड पॉइंट लिखो, अगर कोई भी जो भी मैटर है उसका एक्सप्लेनेशन. सो फर्स्ट पैरा वुड बी द फैक्ट कि आप किस चीज का आंसर दे रहे हो. द सेकेंड पैरा विल बी द प्रोविजन जिसके बेस पे आप आंसर दे रहे हो. द थर्ड पैरा दैट यू विल बी राइटिंग इज अ कोरिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, कोरिलेशन बिटवीन द फैक्ट एंड द प्रोविजन. And in last para, you write down your judgment and along with the relevant case law that you are giving. आप पहली लाइन में केस लॉ लिखोगे, कुछ गलत नहीं है, बट 110% ध्यान रखना कि अगर वो केस लॉ का नाम ही गलत है तो सब कुछ गलत है. सो आप लिख सकते हो फर्स्ट लाइन में तब जब आप एकदम ज्यादा श्योर हो. रादर जस्ट राइट द केस लॉ इन लास्ट लाइन. आई वुड स्टिल से राइट डाउन योर आंसर इन 4 para. The first para is about fact. After reading the question, what do you understand? Just write down in 4 to 5 lines कि what do you understand. Then second para, give a proper provision कि कौन से provision के base पे आप इसका answer लिख रहे हो. The third para is explanation from your side by correlating two things कि ये fact है और इसमें ये provision ये apply कर रहा है. And in last line, just write down your answer. And in with answer, also write down the case कि भाई इस केस में ऐसा हेल्ड हुआ है. अच्छा, कुछ लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि भाई सर केस में नाम कैसे लिखने का, क्या पूरा नाम लिखने का. आई डाउट के कोई पूरे लिखी सके कि कमिश्नर वॉज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 2012 283 ELT. આ બધું ના લખવાનું હોય. Just write down the name of the case. That is enough. You write down the name, Steel Authority of India Limited. अच्छा, और कुछ लिखना है, write down the year. और कुछ लिखना है, मैक्सिमम राइट डाउन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट. આનાથી વધારે કંઈ યાદ રાખવાનું નથી. Write down the name of the case, Steel Authority of India Limited. Write down the year 2012. Write down the court, Supreme Court. That's it. Nothing else. Nothing else is required. There is no need to mug up the remaining part because जो लोग चेक करने बैठेंगे उनको भी ये नहीं पता है. It's a fact. हाँ, if they have a supplementary answer, obviously they can find it. But they expect कि कौन सी कंपनी के केस में ये जजमेंट आया, तो give the company name. ज्यादा से ज्यादा ये लिख दो कि कौन सी कोर्ट के केस में ये आंसर आया, किस कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है. डू नॉट राइट एनीथिंग एल्स. देयर इज नो नीड टू राइट एनीथिंग एल्स एंड देयर इज नो नीड टू मग अप दैट थिंग. अच्छा, ये जो भी केसेस है, सी इंस्टीट्यूट हैज आल्सो इश्यूड अ सप्लीमेंट्री. बहुत सारे लोग पूछते हैं वही करने के, ये करने के. मेजोरिटी ऑफ द केसेस आर कॉमन, मेजोरिटी ऑफ द केसेस. अच्छा, क्या कहीं पे ऐसा लिखा है कि इसके अलावा कोई और केस नहीं आएगा? बट 99% चांसेस इसी में से आएगा. कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि इसके बाहर का कोई केस नहीं आएगा. बट यस, सिंस 4, 5 attempts, 6 attempts, 10 attempts rather I would use the word, नॉर्मली बाहर का केस रेयर चांस में होता है. रेयर कम रेयर चांस. अच्छा, हमने जो दिया है एक्साइज एंड कस्टम का टोटल पैम्पलेट, इट्स 42 जजमेंट्स आर देयर, जिसमें से एज आई सेड मेजोरिटी आर देयर इन योर बेसिक इंस्टीट्यूट सप्लीमेंट्री ऑल्सो. इस 42 जजमेंट में से मैं कुछ 15 या 20 ही अभी डिस्कस कर रहा हूं विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई साइड. I've given a list of 42, but we'll be discussing only 15 to 20 judgments, which I believe are relevant for your exam, which are most important. And after that, there is no need remaining. आप पढ़ सकते हो, you can give the answer of that. मैं खाली 20 important judgments से discuss करवा रहा हूँ. Starting with, हम सबसे पहले Senate portion में जा रहे हैं, जहां से मुझे सबसे ज्यादा चांस लग रहा है इस बार, मे बी इन एग्जाम. इट्स जस्ट माई ओपिनियन, बट विल बी स्टार्टिंग डायरेक्टली विथ Senate portion. The first of that would be it was held in case of Syntex Industries. 9th number के पेज पे दिया है. The case number is also 9, Syntex Industries. See, in case of Syntex Industries, हम लोग 2-3 provisions को merge कर रहे हैं. कौन से 2-3 provisions? एक, नंबर 1 जो होगा वहां पे जो नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्रेडिट के रिलेटेड है कि Senate credit in relation to electricity generation. Now in Senate rule there is a provision which says that if you buy certain input, those input if are going to be used in generation of electricity, where that electricity is further captively consumed in factory of production in relation to manufacturing of finished goods, तो आपको उस input का credit मिलता है. I'm repeating the word, input की definition में एक term है, वो कहता है कि input used in generation of electricity
where that electricity is captively consumed in factory of production. In relation to manufacturing of finished goods, आपको उस इनपुट का क्रेडिट मिल जाएगा. इनपुट इज नॉट डायरेक्टली यूज्ड इन फिनिश गुड्स, बट इनपुट इज इनडायरेक्टली यूज्ड इन फिनिश गुड्स. अब हम उसी प्रोविजन को कोरिलेट कर रहे हैं विद द डेफिनेशन ऑफ द फैक्ट्री एंड रजिस्ट्रेशन विद एक्साइज डिपार्टमेंट. If you remember, in excise, we always follow a decentralized registration system. Each premises has to be separately registered. अब in case of Syntex, what was the issue actually? Syntex Industries ने एक premises उनका था जिसके adjacent they were the separate premises. There were two plants. There was plant 1 and plant 2. बट इन दोनों प्लांट के लेआउट अलग अलग थे. अने इफ यू आर अवेयर और इफ यू रिमेंबर, इन एक्साइज वी ऑलवेज ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन फॉर ईच प्लांट एंड ईच लेआउट. सो फॉर ईच प्लांट और ईच लेआउट दे हैव ऑब्टेन अ रजिस्ट्रेशन विद एक्साइज डिपार्टमेंट. जैसे अगर मैं बोलूं कि जीआईडीसी में मेरा एक यूनिट है, तो जीआईडीसी में मेरा एक फर्स्ट यूनिट है, उसके एडजेसेंट दूसरा यूनिट है, दोनों बाजू बाजू में है. मैं दोनों को अपने हिसाब से कॉर्डन कर रहा हूं. इवन दो आई कॉर्डन बोथ ऑफ देम, इवन दो मैं उन दोनों का सिंगल एंट्रेंस रख रहा हूं, बट एक्साइज के हिसाब से यहां पे दो रजिस्ट्रेशन होने चाहिए. रीजन इज देयर आर टू सेपरेट प्लान्स एंड लेआउट्स. भले आप अपने बेनिफिट के लिए उन दोनों प्लान को मर्ज करके एक ही एंट्रेंस कर रहे हो. अगर आपको उन दोनों के लिए कॉमन रजिस्ट्रेशन लेना है तो यू गो एंड मेक अ नेसेसरी चेंज इन प्लान एंड लेआउट एंड ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट. जीआईडीसी से अप्रूवल लेके आओ. अगर आप जीआईडीसी से अप्रूवल ले लेते हो और उसका कॉमन एंट्रेंस बनवा देते हो, प्लान लेआउट चेंज करवा देते हो, तो नाउ सिंगल रजिस्ट्रेशन इज वैलिड. बट अगर दो प्लान या लेआउट है, मेरा यूनिट नंबर 10 है, यूनिट नंबर 11 है, फिर भले मैं अपने बेनिफिट के लिए उसे कॉर्डन करके कॉमन एंट्रेंस दे दूं, बट एक्साइज के लिए यूनिट नंबर 10 अलग है, यूनिट नंबर 11 अलग है, एंड फॉर बोथ ऑफ देम यू हैव टू ऑब्टेन अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन. आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जीआईडीसी में प्लांट लेआउट चेंज करवा दो एंड कॉमन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो. बट इन सिंटेक्स केस देयर वाज यूनिट नंबर 10, देयर वाज यूनिट नंबर 11, जिन दोनों यूनिट का उन्होंने अलग अलग फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करवा दिया था. हाउएवर जो पूरा 10 नंबर एंड 11 नंबर का जो एरिया था उन्होंने कॉर्डन करके रखा था अपनी तरफ से. दोनों का शायद कॉमन एंट्रेंस भी था. अब पॉइंट यहां पे ऐसा है कि दो यूनिट थे, फर्स्ट एंड सेकेंड, यूनिट नंबर 10 एंड यूनिट नंबर 11. जो यूनिट नंबर 10 था उसके अंदर उनके पास एक पावर प्लांट था. वो पावर प्लांट में वो कुछ टाइप का फ्यूल यूज करते थे जो इनपुट की कैटेगरी में फॉल होता है. आपको याद होना चाहिए इनपुट की डेफिनेशन में डीजल और पेट्रोल को एग्जम्प्ट करके रखा है, उसे एक्सेप्ट करके रखा है. सो यहां पे मैं ऐसे इनपुट की बात कर रहा हूं जो डीजल या पेट्रोल में फॉल नहीं हो रहा है, जो वैलिड इनपुट है. ऐसा कोई इनपुट उन्होंने परचेज किया. जो इनपुट उन्होंने परचेज किया उसमें से उन्होंने पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया. अब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ है वो यूनिट नंबर 10 में जनरेट हुआ है. आउट ऑफ दैट द मेजॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी दे वर कंज्यूमिंग इन दैट यूनिट नंबर 10 ओनली, बट सम पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे वर सप्लाइंग टू यूनिट नंबर 11. Excise department raised a notice in relation to the electricity which is supplied to unit number 11. उनका क्या कहना है? इनपुट की डेफिनेशन कुछ ऐसी है जहां पे बोला है द टोटल मटीरियल दैट यू यूज्ड इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज कैप्टिवली कंज्यूम्ड इन द सेम फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ इनपुट. यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे ऐसा हो रहा है कि यूनिट नंबर 10 में कंपनी इनपुट रिसीव कर रहा है, इनपुट में से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है. वो इलेक्ट्रिसिटी जितना भी जनरेट हुआ उसमें से मेजॉरिटी तो उसी यूनिट में कंज्यूम कर लेता है, उसी फैक्ट्री में कंज्यूम कर लेता है, बट कुछ पोर्शन इलेक्ट्रिसिटी का वो एडजेसेंट फैक्ट्री में ट्रांसफर कर रहा है, एडजेसेंट यूनिट में ट्रांसफर कर रहा है. सो एक्साइज डिपार्टमेंट इज ऑफ द ओपिनियन द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज सप्लाइड टू एडजेसेंट यूनिट कैन नेवर बी कंसिडर्ड एज कैप्टिवली कंज्यूम्ड विदिन फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन. एंड इनपुट की डेफिनेशन खाली इतनी ही है कि जितने इनपुट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज हो, उस इनपुट में से अगर इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन में ही कंज्यूम हो तो ही आपको उस इनपुट का क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज आपको वो इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलता है. सो यहां पे होगा क्या कि यूनिट नंबर 10 में जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है उसके रेलेवेंट जितने भी इनपुट है उसके लिए तो हम कह सकते हैं ना कि इनपुट्स आर यूज्ड इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज कैप्टिवली
कंज्यूम. बट यूनिट नंबर 10 में जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और यूनिट नंबर 11 में सप्लाई हुई है, उस इनपुट के रिलेवेंट पॉइंट है कि ये जो इनपुट है वो यूज तो हुए इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट कैप्टिवली कंज्यूम्ड इन फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन, रादर इट इज यूज्ड इन adjacent factory, and the portion which is used in adjacent factory is not falling under the definition of input. assessee का argument है company remains same. excise का argument है company से फर्क नहीं पड़ता, factory is important. The wording which was there in the definition is the portion of input where electricity is generated, the electricity should be used in same factory of production, not the same company. If the word same company होता तो उस सिचुएशन में कंपनी का आर्ग्यूमेंट एकदम सही है, असेसी का आर्ग्यूमेंट एकदम सही है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी हमने ही कंज्यूम किया है. बट द वर्डिंग्स आर नॉट द सेम कंपनी, द वर्डिंग्स आर सेम फैक्ट्री, एंड बिकॉज ऑफ दैट जितना इनपुट दूसरी एडजेसेंट फैक्ट्री को कोरिलेट कर रहा है, टू दैट पोर्शन क्रेडिट डिसअलाउ हो गया. ये समझ में आता है? दैट्स जजमेंट सिंटेक्स इंडस्ट्रीज. वी आर शिफ्टिंग टू नेक्स्ट पॉइंट. द नेक्स्ट इज अगेन गुजरात बेस्ड कंपनी विच इज कैडिला, અને प्रिफरेबली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कदाच टॉप 2 और 3 में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड. 2 मैटर है यहां पे कैडिला के केस में. देर आर 2 इंपॉर्टेंट मैटर्स. द नंबर 1 मैटर इज इन रिलेशन टू सर्टेन सर्विसेज रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ टेस्टिंग एनालिसिस, and there are 2 things are there. The certain portion of service in form of technical testing and analysis services, and the second point is services in form of commission agent. कैडिला फार्मास्यूटिकल्स अपनी तरफ से ड्रग डेवलप करता है, और जो ड्रग वो डेवलप करते हैं वो ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन बेच रहे हैं वो लोग. अब जो पहला जजमेंट है वो ड्रग डेवलप करने के रिलेटेड है, और जो दूसरा जजमेंट है, दूसरा मैटर है, वो उसे मार्केट में बेचने के लिए उन्होंने जो एजेंट हायर किए हैं, उन एजेंट को जो कमीशन पे किया गया है उसके रिलेटेड है. दोनों पार्ट से एक ही जजमेंट के कैडिला ग्रुप के, बट 2 एस्पेक्ट हैं यहां पे. जो फर्स्ट एस्पेक्ट है वो ड्रग डेवलप करने के रिलेटेड है, कि कभी आप ड्रग डेवलप करते हो तो बहुत ज्यादा टेक्निकल टेस्टिंग होता है, एनालिसिस होता है उसका. एंड जो दूसरा जजमेंट है वो एक बार ड्रग डेवलप हो गया, फिर जब आप उसे मार्केट में बेचने गए तो आपके बहुत सारे एजेंट हैं जो आपके बिहाफ पे ये बेच रहे हैं, एंड उन हर एजेंट को आप कमीशन देते हो, और वो जो कमीशन देते हो दे आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस, एंड वेदर दैट इज एलिजिबल फॉर क्रेडिट एज एन इनपुट सर्विस और नॉट. नाउ मैं पहले बात कर रहा हूं टेक्निकल टेस्टिंग एंड एनालिसिस सर्विस. नाउ व्हाट इज दैट एक्चुअली? तो कोई ड्रग बना के बेचना वो अलग बात होता है, और कोई ड्रग को डेवलप करना वो एक अलग बात होता है. यहां पे कंपनी ऑब्वियसली ड्रग बना के बेचता है, बट सबसे पहले उसे डेवलप करता है. एंड कंपनी ने ये ड्रग को डेवलप करने के लिए बहुत सारे लोगों के थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखे हैं कि भाई हम अपनी वहां से ड्रग डेवलप करेंगे जिसका आप टेक्निकल टेस्टिंग या एनालिसिस करके दोगे. सो ये टेक्निकल टेस्टिंग या एनालिसिस के लिए उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करके रखे हैं. सो जब ड्रग डेवलप हो रहा था तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के पास ये टेक्निकल टेस्टिंग एंड एनालिसिस का सर्विस लिया है, और जहां पे उनका जो बिल आया था वो सर्विस टैक्स पेड था. और क्वेश्चन ये है कि क्या ये इनपुट सर्विस का क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? आंसर है पॉजिटिव, क्रेडिट मिलेगा. क्यों मिलेगा? तो एक रीजन है. रीजन क्या है? रीजन कुछ ऐसा बताया गया है कि जो भी टेक्निकल टेस्टिंग या एनालिसिस सर्विस हमको मिल रहा है, कैन आई से इट इज टू डेवलप अ ड्रग, और जब तक ड्रग डेवलप नहीं होगा उसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा. एंड कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा तो कैन आई से कि फिनिश गुड्स बन नहीं सकते जब तक हम टेक्निकल टेस्टिंग एंड एनालिटिकल सर्विस रिसीव ना करें. कैन आई से ये जो भी इनपुट सर्विस हमने रिसीव की है वो को रिलेट कर रही है टू ड्रग डेवलपमेंट विच इज बाय डिफॉल्ट नेसेसरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग. एक्साइज डिपार्टमेंट का आर्ग्यूमेंट क्या था? एक्साइज डिपार्टमेंट का आर्ग्यूमेंट ये है कि जो टेक्निकल टेस्टिंग एंड एनालिटिकल सर्विस है वो कॉमर्शियल प्रोडक्शन फिनिश गुड्स के जो मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग का जो मैन्युफैक्चरिंग हो ना, जब कोई भी ड्रग डेवलप हो,
आपको फिर ड्रग अथॉरिटीज का अप्रूवल लेना होता है, एंड वंस ड्रग अथॉरिटीज गिव्स अप्रूवल तो फिर आप उसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो और आप उसे मार्केट में बेच सकते हो। एक्साइज डिपार्टमेंट का क्या कहना है? उनका कहना यह है कि एक बार ड्रग डेवलप हो जाए ना, फिर उसके रिलेटेड आप कोई भी सर्विस रिसीव करो तो वो सर्विस ड्रग डेवलप होने के बाद है, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू द फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। अगर ड्रग डेवलप करने से पहले आप कोई सर्विस रिसीव करो तो ये जो भी सर्विस रिसीव हुई है वो ड्रग को डेवलप करने के रिलेटेड है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है। बट वेयर कोर्ट took an opinion saying that कि ये जो भी इनपुट सर्विस रिसीव हुई है वो ड्रग डेवलप करने के लिए नेसेसरी है, और अगर ड्रग डेवलप करने के लिए नेसेसरी है जो बाय डिफॉल्ट नेसेसरी है टू मैन्युफैक्चर द गुड्स एट अ कमर्शियल level. So input service which relates to drug development which is necessary to manufacture the drugs. So by default input service may not be directly related to the manufacturing of drugs but is indirectly related to the manufacturing of drugs where you are eligible to avail credit. ये first portion है in case of Cadila. But then there is second portion also. Now when I say second portion, ये बात करता है सेल्स कमीशन के रिलेटेड। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है कैडिला, उन्होंने ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया एजेंट्स रखे हैं। जो एजेंट्स उनके ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो मार्केट में जाके उनकी प्रोडक्ट ऑफर करते हैं एज एन एजेंट, मेडिकल एजेंट। एंड जहां जहां पे ऑर्डर मिल रहा है वो लोग इसके हिसाब से सब कंपनी को ऑर्डर देते हैं एंड देन दे अर्न देयर कमीशन। और ये जो भी कमीशन वो अर्न कर रहे हैं इट फॉल्स अंडर अ कैटेगरी ऑफ सर्विस, जहां पे वो अपना सर्विस टैक्स लगा के टोटल बिल कंपनी को दे रहे हैं। तो ये जो सेल्स कमीशन है, क्या उस सेल्स कमीशन का इनपुट सर्विस की कैटेगरी में क्रेडिट मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ये उसके रिलेटेड इश्यू है, जहां पे 2 पॉइंट्स रेस किए गए हैं। असेसी का क्या कहना है? असेसी का कहना है कि सेल्स कमीशन फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेल्स प्रमोशन, and in the definition of input service there is an express word that any service in form of advertisement, market research and sales promotion is eligible as input service. So contending that assessee कह रहा है कि sales commission is an activity in relation to sales promotion, and if it is in relation to sales promotion falls under the input service definition, hence we are eligible to avail credit. डिपार्टमेंट ने काउंटर आर्ग्यूमेंट रखा कि कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन करना और उसे एक्चुअल बेचना ये दोनों अलग बात है। Sales commission is 110% related to sale of goods, but never falls under the category of sales promotion. Sales promotion, take example, आप कोई चीज के लिए इवेंट कर रहे हो to promote that product. To promote that product, अगर आप कोई एक्टिविटी करो, that falls under sales promotion. But sale commission has no relevance with that sales promotion, because sales commission तो कोई रिप्रेजेंटेटिव अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में ऑफर कर रहा है as our representative, that never falls under the definition of sales promotion. Sales promotion credit is available. Sales commission is not at all a sale promotion, so credit nahi milega. So in case of Cadila there are 2 matters. First, testing, yes, credit is available. Second, sales commission, credit is not available. Expected either of this point in exam. Expected, I'm not sure, but yes, it is an expected point. Next one is again a Gujarat based company, Inductotherm is 11th number point. Inductotherm गुजरात की एक बेस्ड कंपनी है, इलेक्ट्रोथर्म एंड इंडक्टोथर्म, इफ यू आर अवेयर, इट इज इन समवेयर कोरिलेशन टू दैट। ये इंडक्टोथर्म इश्यू क्या है? ये अगेन सेनवेट क्रेडिट के रिलेशन में है। कंपनी क्या कर रहा है? कंपनी अपने बिहाफ पे बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड एवरीथिंग दे आर डूइंग। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। व्हाट दे आर डूइंग, मार्केट से वो ड्यूटी पेड, एक्साइज ड्यूटी पेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं और अगेन वो मार्केट में उसे ट्रेड कर रहे हैं। अब होता क्या है, अगर आप एक्साइज ड्यूटी पेड मटेरियल खरीदते हो और अगर आप उससे बेचते हो तो यू फॉल अंडर द डीलर कैटेगरी, फर्स्ट स्टेज डीलर,
एंड व्हेन यू फॉल अंडर द फर्स्ट स्टेज डीलर कैटेगरी, तो आप यहां से इनवॉइस के साथ प्रोडक्ट परचेस करते हो और आप वही प्रोडक्ट आगे पास ऑन करते हो बाय एडिंग योर मार्जिन। अब होगा क्या, होगा ये कि मान लो कि मैंने यहां से 100 रुपए का मटेरियल खरीदा है जिसके ऊपर 10 का एक्साइज ड्यूटी पेड है। ये प्रोडक्ट अब मैं मार्केट में अपना मार्जिन ऐड करके बेच रहा हूं, मान लो कि 50 रुपए का मेरा मार्जिन है। सो 100 में मैंने परचेस किया और 150 में मैं बेच रहा हूं। अच्छा, जब 150 में मैं बेचूंगा तो मैं उसके ऊपर वैट भरूंगा, बट एक्साइज इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज एक्साइज इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैंने 100 रुपए में खरीदा जिसके ऊपर 10 का एक्साइज है, मैं 50 का मार्जिन ऐड करके 150 में बेचूंगा तो मुझे 150 के ऊपर 15 का एक्साइज नहीं भरना है, बट मुझे 150 के ऊपर 10 का क्रेडिट पास ऑन तो करना पड़ेगा। मैंने यहां से खरीदा 100 प्लस 10 की क्रेडिट मैंने अवेल की। अब एज अ डीलर मैं यहां से क्रेडिट अवेल कर रहा हूं एंड एज अ डीलर मैं ये क्रेडिट पास ऑन करता हूं। सो 100 रुपए के ऊपर 10 के क्रेडिट के साथ मैंने प्रोडक्ट परचेस किया। जब 150 में मैं बेचने जाऊंगा, मैं 150 के ऊपर 15 नहीं चार्ज करूंगा। अगर मैं मैन्युफैक्चर होता ना तो मुझे 150 के ऊपर 15 एक्साइज चार्ज करना है, बट आई एम नॉट अ मैन्युफैक्चरर, आई एम dealer. So because I am a dealer, so I am not supposed to pay excise, but I am supposed to pass on. So मैं 150 के ऊपर 15 चार्ज नहीं करूंगा, बट 100% 150 के ऊपर 10 का क्रेडिट तो मैं पास ऑन करने वाला हूं। बट यहां पे कंपनी को एक इश्यू था। वो इश्यू ये था कि अगर मैं 150 के ऊपर 10 का क्रेडिट पास ऑन करता हूं ना, तो जो मेरा बायर है ना, उसे मेरा प्रॉफिट ओपन पता चल जाता है। कैसे ओपनली पता चल जाएगा? एकदम सिंपल बात है। 100 रुपए की प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 10% एक्साइज ड्यूटी है, तो 10 का ड्यूटी चार्ज करके मेरे पास आया है। अब वही प्रोडक्ट मैं 150 रुपए पे आगे बेच रहा हूं, जिसमें मैं अपने इनवॉइस में नीचे डिक्लेयर करूंगा कि इसके ऊपर 10 रुपए का क्रेडिट है। वो 10 रुपए का क्रेडिट मेरा बायर ले लेगा। तो डज दैट मीन कि माई बायर इज वेरी क्लियरली अवेयर कि 10 रुपीज इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, एंड इफ 10 रुपीज इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, जैसे मुझे पता है कि प्रोडक्ट के ऊपर 10% का एक्साइज है, वैसे मेरे बायर को भी तो पता होगा कि प्रोडक्ट के ऊपर 10% का एक्साइज है। तो मेरे बायर को पता है कि 10 रुपए का एक्साइज ड्यूटी चार्ज हुआ है, और अगर 10% एक्साइज ड्यूटी का रेट है तो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट हैज टू बी 100, और मैंने उनको कितने में बेचा? दैट मीन्स दे आर अवेयर दैट माई प्रॉफिट इज, एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू एनी डीलर। एंड सेम वॉज अ मैटर विथ इंडक्टोथम। सो इंडक्टोथम ने थोड़ा चेंज कर दिया मैटर को। वॉट दे हैव डन इज, even though I'm using the word, even though they were dealer and they were not supposed to pay excise duty, still they have started charging excise duty on 150, जो एक्चुअली उन्हें 150 के ऊपर 10 का ही क्रेडिट। इन केस ऑफ इंडक्टोथर्म what they were doing is, वो 150 के ऊपर एक्साइज चार्ज करने लगे, not to open up the profit. So what they have done, even though they were not liable for excise, फिर भी जब वो प्रोडक्ट परचेस करते थे 100 रुपए का, उसके ऊपर 10 का ड्यूटी था। अब वो 150 में बेच रहे थे, 150 के ऊपर वो 10 का क्रेडिट पास ऑन नहीं करेंगे, 150 के ऊपर वो 15 का ऑफिशियल एक्साइज चार्ज करेंगे। सो द बायर इज ऑल्सो एलिजिबल टू अवेल क्रेडिट ऑफ 15 रुपीज। अब केनाई से उन्होंने एक्साइज चार्ज तो किया, बट एक्चुअली दे वर नॉट लायबल फॉर एक्साइज। अब हमारे वहां पे एक सेक्शन 11D करके एक सेक्शन है जो कहता है कि इफ यू कलेक्ट एक्सेस अमाउंट फ्रॉम कस्टमर इन द नेम ऑफ एक्साइज, देन दैट अमाउंट कलेक्टेड इन द नेम ऑफ एक्साइज शुड बी पेड टू द गवर्नमेंट ओनली। इफ यू कलेक्ट एक्सेस अमाउंट in the name of excise, then the amount so collected in excess should be paid to government only. क्या मैं कह सकता हूं कि 10 रुपया तो ऑफिशियल ड्यूटी था जो कस्टमर के पास से कलेक्ट किया, बट 5 रुपया ड्यूटी मैंने ड्यूटी के नाम से कलेक्ट किया, बट दैट कैन नेवर बी टर्म्ड एज ड्यूटी। उसे मैं एक्सेस अमाउंट ही कहूंगा, उसे मैं ड्यूटी नहीं कहूंगा। अब यहां पे एक और रूल मर्ज हो रहा है, सेनवेट का रूल 3-4, जो बात करता है कि कौन से पर्पस के लिए क्रेडिट यूटिलाइज हो सकती है। 5 पर्पस अवेलेबल है सेनवेट में, जिसमें कहा गया है यू कैन यूज क्रेडिट फॉर पेइंग एक्साइज ड्यूटी, यू कैन यूज क्रेडिट फॉर पेइंग सर्विस टैक्स, you can use credit in relation to removal of input in as such form, you can use credit in relation to capital goods in as such form or after partial use, and the fifth is to pay any amount as specified in rule 16
ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल्स 2002. अब ये रूल 16 माने क्या, तो वही जहां पे हमने डिस्कस किया हुआ है, गुड सेंड बैक फॉर रीमेक, रीवेरिफिकेशन, रिकंडीशनिंग करके एक रूल है. ये 5 ही पर्पस के लिए एक्साइज यूज हो सकता है. डज दैट मीन कि अगर मुझे एक्साइज का क्रेडिट यूज करना है तो वो क्रेडिट मैं यूज कर सकता हूं ओनली फॉर एनी ऑफ दिस पर्पस, जिसमें एक पर्पस है टू पे एक्साइज ड्यूटी. बस अब हम दोनों चीज को मर्ज कर रहे हैं. कैसे मर्ज कर रहे हैं, तो इंडक्ट और थंब ने कस्टमर के पास 15 रुपया चार्ज किया इन द नेम ऑफ ड्यूटी, वेयर एक्चुअल ड्यूटी वॉज 10. ये जो टोटल 15 रुपया उन्होंने कस्टमर के पास चार्ज किया, किनाई से उन्हें ये पेमेंट करना पड़ेगा एक्साइज डिपार्टमेंट को. अब ये 15 रुपया उन्हें एक्साइज डिपार्टमेंट को पे करना है. वो पे करने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप क्रेडिट यूज करो या तो आप कैश. इन लोगों ने पूरा का पूरा 15 रुपया क्रेडिट से भर दिया क्योंकि उनके पास क्रेडिट अवेलेबल था. वेयर एक्साइज डिपार्टमेंट रेज्ड अ नोटिस कि आपने 15 रुपया हमको भर दिया यूजिंग क्रेडिट, उसमें 10 रुपया तो आपने क्रेडिट से भरा, एक्सेप्टेबल है क्योंकि वो तो ड्यूटी अमाउंट है. बट 5 रुपया कैसे क्रेडिट से भरा? 5 रुपया क्या ड्यूटी अमाउंट है? आपने कस्टमर के पास ड्यूटी के नाम से कलेक्ट किया, अग्रीड, बट क्या वो ड्यूटी अमाउंट है? नहीं. ड्यूटी 10 रुपया है, आपने 5 रुपया एक्सेस ड्यूटी लगा के चार्ज तो कर दिया कस्टमर में, बट उसे कभी ड्यूटी, क्योंकि ड्यूटी तो तब अप्लाई होता है जब मैन्युफैक्चरिंग हो, एंड इन दिस केस मैन्युफैक्चरिंग वाज नॉट देयर. आपने 5 रुपया एडिशनली ड्यूटी के नाम से कलेक्ट कर दिया, बट वो कभी भी ड्यूटी टर्म्ड नहीं हो सकता. सो मैं कह सकता हूं ना कि मैंने 5 रुपया एक्सेस अमाउंट कस्टमर से कलेक्ट किया, वो मैं गवर्नमेंट को भर भी रहा हूं, बट वो कभी ड्यूटी टर्म. तो कैन आई से कि हमें तो बोला गया है कि क्रेडिट कैन बी यूज ओनली टू पे ड्यूटी. तो 10 रुपया के लिए हमने पेमेंट क्रेडिट से किया, वो एक्सेप्टेबल है, बट 5 रुपया हमने कैसे क्रेडिट से पे किया? क्या वो 5 रुपया ड्यूटी है? अगर वो ड्यूटी नहीं है तो उसके लिए कभी भी क्रेडिट यूज, और कंपनी ने ये यूज किया था, जिसके लिए डिपार्टमेंट ने रिकवरी किया कि आपने क्रेडिट गलत पर्पस के लिए यूटिलाइज किया है. ऐसा समझ में आता है? आगे जाएंगे. वी आर गोइंग बैक नाउ. सेनवेट के 3 ही मेन प्रोविजन इश्यूज थे. एक थोड़ा 2-3 जजमेंट आगे आएंगे क्लासिफिकेशन में, जहां पे एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन रिलेशन टू मैकडोनल्ड्स का ये इश्यू है. It's Connaught Plaza Restaurants Private Limited. It is in relation to the softie available in McDonald's. McDonald's में जो softie available है, ये उसके related judgment है. जो softie available है McDonald's में, हेलो The third judgment is in relation to, as I said, McDonald's. जो McDonald's में जो softie मिलता है उसके related यह judgment था. Now see, question is, it's a classification. Where do you classify this softie? Do you consider this as ice cream or you consider this as other dairy products? In excise, in classification chapter, other dairy products को exempt करके रखा गया है. They are not liable for excise. But ice cream is a product which is liable for excise. And McDonald's अब तक ये प्रोडक्ट को बता रहा था as other dairy products. जबकि डिपार्टमेंट का ओपिनियन है कि ये प्रोडक्ट फॉल होना चाहिए नॉट इन अदर डेयरी प्रोडक्ट्स कैटेगरी, रादर इट शुड फॉल अंडर द आइसक्रीम कैटेगरी. और उसी के रिलेटेड ये मैटर रेज हुआ था. सिचुएशन क्या था? सिचुएशन ये है कि ये लोग जो सॉफ्टी बनाते हैं वो मार्केट में बेचते हैं. ये सॉफ्टी बना के वो मार्केट में बेचते हैं एंड उसका क्लासिफिकेशन वो दिखाते हैं अदर डेयरी प्रोडक्ट्स एंड विच इज एग्जाम फ्रॉम एक्साइज, सो दे वर नॉट एट ऑल पेइंग अ सिंगल रुपी एक्साइज. Department raised a notice saying that this is not an other dairy product, this is an ice cream. क्या रीजन, क्यों ऐसा? देखो, in entire excise act or in entire central excise tariff act, the term dairy products or the term ice cream is nowhere defined. And जब कोई चीज एक्ट में डिफाइन नहीं होता है तो हमारे पास 2 ऑप्शन होता है. पहला ऑप्शन, आप किसी और एक्ट से उसका रेफरेंस ले लो टू क्लासिफाई द प्रोडक्ट. दूसरा ऑप्शन, आप उस प्रोडक्ट को समझो अकॉर्डिंग टू द मार्केट पार्लेंस थियरी. असेसी ने क्या किया? असेसी ने
ओपिनियन लिया कि ठीक है, एक्साइज एक्ट में आइसक्रीम को डिफाइन नहीं किया है, बट देर आर एक्ट इन रिलेशन टू फूड, ड्रग, आई मीन फूड एंड सारी खाने की चीजें उसके रिलेटेड। एक प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड एडल्टरेशन करके एक एक्ट है जिसका उन्होंने रेफरेंस लिया। उस प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड एडल्टरेशन एक्ट में आइसक्रीम वर्ड को डिफाइन किया गया है, जहां पे बताया गया है कि एनीथिंग विच कंटेन्स मिल्क में जो फैट होता है ना, मिनिमम 10% फैट, देन इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ आइसक्रीम। और मैकडोनल्ड्स जो बना रहा था सॉफ्टी, उसमें जो मिल्क फैट का प्रोपोर्शन है वो हार्डली 5% है। एडल्टरेशन एक्ट में डेफिनेशन में क्या था? इट हैज टू बी 10% मिनिमम। अगर फैट का प्रोपोर्शन 10% से ज्यादा हो ना, तो ही हम उसे आइसक्रीम कैटेगरी में लेकर जाएंगे। असेसी जो आइसक्रीम बना रहा था, सॉफ्टी बना रहा था, उस सॉफ्टी में जो फैट का प्रोपोर्शन है वो 5% है। सो दे आर सेइंग कि एज पर द प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड एडल्टरेशन एक्ट, आवर प्रोडक्ट नेवर फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ice cream, and as it is not falling under the category of ice cream, we classify it as other dairy products, which is exempt. Department raised a counter argument saying कि जब भी किसी एक्ट को हमारे एक्ट में डिफाइन ना किया हो तो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप उस प्रोडक्ट का साइंटिफिक या टेक्निकल मीनिंग लो, या फिर आप उसका मार्केट मीनिंग अडॉप्ट करो। अब इन एक्साइज इट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन नंबर ऑफ जजमेंट्स कि आउट ऑफ द साइंटिफिक मीनिंग एंड आउट ऑफ द मार्केट मीनिंग इज मोर रेलेवेंट, because the product that we are manufacturing is for the perspective of the market. So rather than adopting scientific technical meaning, we should adopt it as per the market meaning. अब कंपनी ने जो मीनिंग लिया था वो किसी और एक्ट का था, टेक्निकल मीनिंग था, जबकि डिपार्टमेंट का आर्ग्यूमेंट है कि ये साइंटिफिक टेक्निकल मीनिंग है इंपॉर्टेंट, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट मीनिंग। एंड 99% of the customers of this group are buying softy not as other dairy products, rather are buying it as ice cream. The market meaning will prevail over the scientific and technical meaning. Hence the product should be considered as ice cream rather than the product in the nature of what we say as, other dairy products. So accordingly, it was a judgment pronounced saying that the softy manufactured by McDonald's is not other dairy products, rather it is ice cream, and which is the final judgment. अच्छा, अब आगे जा रहे हैं, we are going towards manufacturing part, जहाँ पे 5th नंबर का जजमेंट है. It is in relation to compact disc, CDs and DVDs. ये जो भी जजमेंट है CD एंड DVD के को रिलेशन में है. कंपनी एक कोई यूनिक प्रोसेस कंडक्ट कर रहा था जो नॉर्मल कैटेगरी में फॉल नहीं होता है. व्हाट इज अ नॉर्मल प्रोसेस? नॉर्मल प्रोसेस ऐसा होता है कि आप कहीं से रॉ मटेरियल खरीदो, उस रॉ मटेरियल में से आप सीडी बनाओ, उस सीडी को आप कैप्टिवली कंज्यूम करेंगे और उसमें रिकॉर्डेड ऑडियो सीडीज बनाएंगे. कंपनी कहीं से रॉ मटेरियल खरीदता था, सीडी बनाता था, सीडी को मार्केट में बेच देना तो ये क्वेश्चन नहीं है. उस सीडी को वो यूज करता था और उसमें वो रिकॉर्डिंग करता था, कोई भी टाइप का रिकॉर्डिंग, वॉट एवर दे आर डूइंग, जो रिकॉर्ड करके वो मार्केट में बेच रहा था. नाउ पॉइंट इज, व्हेन यू बाय रॉ मटेरियल, दैट रॉ मटेरियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन इंटरमीडिएट गुड्स फर्दर गेट्स कन्वर्टेड इनटू फर्दर आउटपुट. If that last output is liable for excise, then captive consumption is exempt. But in this situation, the last output was not liable for excise. And because the last output was not liable for excise, the duty shall be charged on captively consumed goods. Now, when I say captively consumed goods, so CD is a captively consumed goods, which is manufactured, which is marketable, which is movable, which is excisable, and activity is done in India. Hence, liable for excise. यही सोच के ये सिद्धार्थ ऑप्टिकल करके जो केस है उसके केस में नोटिस सर्व किया गया. डिपार्टमेंट ने उसे नोटिस सर्व किया. क्या नोटिस सर्व किया? कि आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो और आप अल्टीमेटली प्री रिकॉर्डेड सीडीज मार्केट में बेच रहे हो. ये प्री रिकॉर्डेड सीडीज, चलो मान लो कि एक्साइज के लिए लायबल नहीं है, बट आप इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर क्यों एक्साइज नहीं भर रहे हो?
where an extraordinary matter has taken place, whereby assessee provided an evidence that we buy a raw material. From that raw material, we are conducting a process at the end of which we directly get a pre-recorded CD rather than getting any intermediate goods. What they are saying is, हमने रॉ मटेरियल खरीदा, एक बाजू रॉ मटेरियल में से सीडी बन रहा है और साइमल्टेनियसली उसके ऊपर रिकॉर्डिंग भी हो रहा है. सो हमारी प्रोसीजर में कोई इंटरमीडिएट गुड्स ही नहीं है. The raw material is directly getting converted into a pre-recorded CD, which is not liable for excise. Excise department wants to raise the notice, raise the demand on intermediate goods, while assessee is saying our process, the process that we are conducting is not at all generating any intermediate goods. There is a raw material which directly gets converted into pre-recorded audio CDs and video CDs. So there is no intermediate goods, and if there is no intermediate goods, the demand raised on intermediate goods is not at all justifiable. ये समझ में आता है? That's case of this company known as सिद्धार्थ ऑप्टिकल डिस्क प्राइवेट लिमिटेड. एकदम फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे हम लोग. एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी जिसका जजमेंट है. बेसिकली आयरन और के रिलेटेड ये इश्यू है कि आयरन और कंपनी कहीं से अक्वायर कर रहा है. ये आयरन और कहीं से अक्वायर करने के बाद कंपनी उसके ऊपर प्रोसीजर्स कर रहा है. देयर आर 3-4 प्रोसीजर्स दैट दे आर डूइंग. क्या प्रोसीजर्स हैं? तो इट हैज बीन मेंशन दैट दे आर डूइंग क्रशिंग, दे आर डूइंग ग्राइंडिंग, दे आर डूइंग स्क्रीनिंग एंड दे आर डूइंग वॉशिंग. अब होता क्या है, वो लोग मार्केट से परचेज करते हैं आयरन और, जिसके ऊपर वो क्रशिंग करते हैं, देन दे आर डूइंग ग्राइंडिंग, देन दे आर डूइंग स्क्रीनिंग एंड देन दे आर डूइंग वॉशिंग. ये सब प्रोसीजर करने के एंड पे जो आयरन और उन्होंने परचेज किया है ना, उसमें जो इम्प्योरिटीज है वो सारी निकल जाती है. एंड द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज अ प्रॉपर, अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ आयरन और जो वो मार्केट में बेचते हैं. एक्साइज डिपार्टमेंट रेज्ड अ नोटिस सेइंग दैट एन आयरन और and a concentrated iron ore is a commercially different product and is liable for excise, where company is providing an evidence, or rather is raising a matter saying that the iron ore that we are buying and the concentrated iron ore that we are selling, it might be an efficient one, might be a better one, but is never a commercially different product. And in excise, for manufacture, you need a commercially different. It's a better version. It's a better form of iron ore, but it's never a commercially different product. That's where the argument raised by assessee is more correct, and it was held that a procedure of washing or screening or grinding or crushing results into a concentrated iron ore, which is a better form of iron ore, which removes all the impurities in the original product, but is not a commercially different product, is just an efficient product, which is not liable for excise, that because it is not a manufacturing activity. So ये एक जजमेंट थोड़ा, as I said, important. Now we are shifting directly to the procedural part. It is somewhere on page number 13. Procedural part, it's general procedure जिसके related 2 judgments है. वन इज MGM मेटलाइजर एंड उसके बाद है बालाजी ट्रेडिंग कंपनी करके दूसरी कंपनी का जजमेंट है. बोथ द जजमेंट्स हमें डिस्कस करने हैं. द फर्स्ट वन इज MGM मेटलाइजर्स. इन एक्साइज देयर इज रूल which refers to Central Excise Rules 2002, जिसमें 3 रूल्स थे. रूल 22, 23 एंड 24. रूल 22 कहता है that the Central Excise Officer is having access over all the registered premises belonging to assessee. वापस बोल रहा हूं, रूल 22 says a Central Excise Officer is having access over all the registered premises of the assessee. जहां पे वो चाहे तब सर्च करने जा सकता है, इंक्वायरी करने जा सकते हैं, just for a checking purpose they can go, which falls under रूल 22. एक और रूल है रूल 24,
जो कहता है पावर टू डिटेन और सीज, पावर टू डिटेन और सीज, मीनिंग देयर बाय अगर वो कहीं पे सर्च कर रहे हैं और उस सर्च में कोई इम्प्रॉपर गुड्स या इम्प्रॉपर रिकॉर्ड्स मिल रहा है तो उस गुड्स या उस रिकॉर्ड्स को वो सीज कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, जिसके रिलेटेड ये इश्यू है। नाउ व्हाट इज द इश्यू एक्चुअली? इश्यू कुछ ऐसा है कि रूल 22 में ये वर्डिंग्स है और रूल 24 में ये वर्डिंग्स है कि रूल 22 में लिखा है कि सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर इज हैविंग एक्सेस ओवर ऑल द रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस ऑफ असेसी, मीनिंग देयर बाय मे बी असेसीज फैक्ट्री विच इज अ रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस जिसका उनके पास एक्सेस है। असेसी के केस में क्या हुआ था? असेसी एक्चुअली एक पुराना उनका कुछ कंपनी था जो बहुत सालों से पहले मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहा था, एंड बिकॉज दे वर डूइंग अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी दे वर रजिस्टर्ड विद एक्साइज डिपार्टमेंट। बट कुछ पिछले 1 साल से उन्होंने इस प्रीमाइसेस में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करना बंद कर दिया था। अब एक्साइज में रूल 9 रजिस्ट्रेशन है जहां पे ऐसा लिखा गया है कि अगर आप एक्टिविटी करना बंद कर दो तो यू हैव एन ऑप्शन टू सरेंडर योर रजिस्ट्रेशन विद एक्साइज डिपार्टमेंट। बट इस असेसी ने अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर नहीं किया, एंड बिकॉज अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर नहीं किया तो एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए तो आज भी ये प्रीमाइसेस रजिस्टर्ड है। हाउएवर असेसी ने ऑलमोस्ट 1 साल से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करना बंद कर दिया है। रादर उसी प्रीमाइसेस में उन्होंने एक नया कंपनी ओपन किया और जो कोई और एक्टिविटी कर रहा है जिसको एक्साइज से कोई लेना देना नहीं है। बट एक्साइज डिपार्टमेंट अप्लाइंग रूल 22 of the opinion कि ये premises आज भी registered है. So they went at the premises of the assessee and they have conducted a search. And during the search, they have seized number of goods and documents by following rule number 24, where assessee raised a matter in court saying this is an unauthorized search. Because we are not conducting any manufacturing activity, excise department is not entitled to search our premises, or excise department is not entitled to seize or detain the goods or documents at our premises. Rather, the court took a different view, saying that each premises which is registered with excise department, they have full access over that premises under rule 22, as well as they have full power to seize or detain goods as well as document under rule number 24. It was a mistake on the part of the assessee that he has not surrendered his registration. अगर उसने registration surrender कर दिया होता तो कभी भी ये question raise नहीं होता. But because he has not surrendered the registration, department has full access over the entire premises of the assessee. So this is a judgment of MGM Metallizers. उसी लाइन में हम एक पॉइंट आगे जा रहे हैं. इट्स बालाजी ट्रेडिंग कंपनी. ये जजमेंट अगर आपने देखा हो तो इंस्टीट्यूट के आरटीपी में भी एक क्वेश्चन के फॉर्म में बना के दिया गया है. व्हाट इज द सिचुएशन इन केस ऑफ बालाजी ट्रेडिंग कंपनी? व्हेन आई से बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, दे आर not at all, nowhere registered with excise, nowhere dealing with excise. क्या सिचुएशन था? तो एक और कंपनी था जो एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ एक्साइजेबल गुड्स में डील कर रहा था, बट इन्होंने कुछ गुड्स को क्लेंडस्टाइन फॉर्म में रिमूव किया. व्हाट इज क्लेंडस्टाइन? तो हमने ये डिस्कस किया हुआ है, एनीथिंग विच इज इन फॉर्म ऑफ सीक्रेट रिमूवल. सो देयर वाज अ कंपनी जिन्होंने क्लेंडस्टाइन रिमूवल किया गुड्स का. ये गुड्स उन्होंने रिमूव किए जो आज बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के प्रीमाइसेस में पड़े हुए हैं. अब जिस बंदे ने क्लेंडस्टाइन रिमूवल किया, 110% दैट पर्सन हैज मेड अ वायोलेशन एंड ही इज लायबल फॉर पेनल्टी अंडर रूल 25 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल्स 2002. बट उसके रिलेशन में कोई क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन ये है कि जिस बंदे ने अपने गुड्स को वेयरहाउस में स्टोर किए, उस गुड्स को जो क्लेंडस्टाइन रिमूवल हुए हैं, क्या उस बंदे के ऊपर पेनल्टी लगाया जा सकता है अंडर रूल 25? वेयर द आंसर इज इन नेगेटिव सेंस. व्हाई? रीजन है कि रूल 25 में बहुत क्लियर वर्ड्स में ऐसा यूज हुआ है कि पेनल्टी कैन बी लेविड ओनली ऑन सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ पर्सन. कौन से लोग? तो क्या मैन्युफैक्चरर. कौन सा? तो क्या प्रोड्यूसर.
तीसरा कौन, तो क्या रजिस्टर्ड डीलर। चौथा कौन, तो क्या वेयरहाउस ओनर, रजिस्टर्ड वेयरहाउस ओनर। नाउ बालाजी ट्रेडिंग कंपनी is neither falling under manufacturing category, nor falling under dealer category, nor falling under warehouse owner registered category। अगर वो एक भी प्रोविजन में फॉल नहीं हो रहा है और उनके वहां पे जो गुड्स स्टोर हुए हैं वो उनके वहां पे स्टोर हुए हैं, बट दे हैव नॉट मेड अ वायोलेशन, द वायोलेशन ऑफ गुड्स इज मेड बाय the supplier of goods। supplier of goods 100% liable for penalty under rule 25, बट जिसके वहां पे ये गुड स्टोर किए गए उसके ऊपर आप कोई पेनल्टी नहीं लगा सकते अंडर रूल 25। रीजन इज रूल 25 का पेनल्टी इन्हीं कैटेगरी के लोगों के ऊपर चार्ज हो सकता है, और ये असेसी इसमें से कोई भी कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहा है। आगे जाएंगे। Majority excise provisions are done. I mean, remaining judgments you may refer. They are easy. I mean, just एक बार देख लेना, आपको आ जाएगा। अब हम लोग सीधा शिफ्ट कर रहे हैं somewhere towards customs. Now in customs, पहले में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 2-4 जजमेंट पहले वो करवा लेता हूँ, फिर हम बाकी के कुछ डिस्कस कर रहे हैं। Judgment of Castrol, which is on 25 number, page number, it's on 23 number page। ये जो कैस्ट्रोल का जजमेंट है वो बात कर रहा है अ प्रोसीजर नोन एज कंक्लूजन प्रोसीडिंग्स। इन कॉमन टॉपिक्स और इन कस्टम्स वी यूज टू फॉलो प्रोसीजर इन द नेम ऑफ कंक्लूजन प्रोसीडिंग्स। क्या होता है एक्चुअल कंक्लूजन प्रोसीडिंग्स, तो आपको याद होना चाहिए ऐसा एक प्रोविजन है जो कहता है कि अगर असेसी के केस में एडजुडिकेशन हुआ है और वो एडजुडिकेशन का ऑर्डर असेसी के अगेंस्ट में आता है, तो जैसे ही एडजुडिकेशन का ऑर्डर असेसी के अगेंस्ट में आता है तो जिस दिन वो ऑर्डर रिसीव हो वहां से 30 दिन के अंदर अगर असेसी ड्यूटी, इंटरेस्ट और पेनल्टी भरने के लिए रेडी हो तो द टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज रिस्ट्रिक्टेड टू 25%। जिस ऑप्शन को हम कहते हैं कंक्लूजन प्रोसीडिंग्स। आई एम रिपीटिंग द वर्ड। अगर असेसी के केस में एडजुडिकेशन जो उसके अगेंस्ट में आया है, अगर एडजुडिकेशन उसके अगेंस्ट में आया है तो जिस दिन उसे ऑर्डर कम्युनिकेट हो रहा है, ऑर्डर पास हो रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ऑर्डर कम्युनिकेट हो रहा है, जिस दिन कम्युनिकेट हो रहा है वहां से 30 दिन के अंदर अगर वो अपनी गलती मान के ड्यूटी, इंटरेस्ट और पेनल्टी भर रहा है तो द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज रिस्ट्रिक्टेड टू 25%। अगर वो 30 दिन में ये पेमेंट नहीं कर रहा है तो फिर वो अदरवाइज कैटेगरी में फॉल होगा जहां पे पेनल्टी कैन एक्सटेंड अप टू 50% का प्रोविजन है। बट अगर वो 30 दिन में यह पैसा भर देता है तो पेनल्टी कैन बी अप टू 25%। दिस इज फुल एंड फाइनल। अब असेसी के केस में क्या हुआ था, असेसी के केस में एक एडजुडिकेशन का ऑर्डर आया, जिस एडजुडिकेशन के ऑर्डर के सामने रादर देन पेइंग पेनल्टी विद इन 30 days अलॉन्ग विद ड्यूटी एंड इंटरेस्ट, रादर देन पेइंग पेनल्टी विद इन 30 days, असेसी चैलेंज द मैटर इन एट हायर लेवल। हायर लेवल पे असेसी ने ये केस को रेज किया जहां पे अगेन वो ये केस हार गया, अगेन वहां से वो केस उसके अगेंस्ट में आया। अब असेसी ने यहां पे 2 पॉइंट रेज किए। असेसी के केस में ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का था, असेसी ने आगे अपील किया, अपेलेट अथॉरिटी था सेस्टेट, सेस्टेट ने अगेंस्ट में ऑर्डर वापस दे दिया। तो सेस्टेट के सामने असेसी ने 2 पॉइंट रेज किए। पॉइंट नंबर 1, असेसी ने अपनी तरफ से बताया कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर आया था उस ऑर्डर में एक्सप्रेसली ये वर्ड नहीं लिखे गए थे कि अगर आप 30 दिन में पेमेंट करोगे तो हम आपकी पेनल्टी 25% पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ऐसा कोई एक्सप्रेसली वर्ड नहीं था। सो असेसी का कहना क्या था कि हमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ये मौका नहीं दिया कि पे पेनल्टी विद इन 30 days and restrict the total amount up to 25%. So because एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने हमें यह मौका नहीं दिया है तो
आप हमें ये मौका दो, अगेंस्ट योर ऑर्डर गिव अस एन ऑप्शन टू पे पेनल्टी विद इन 30 days, देन पेनल्टी अमाउंट शुड रिस्ट्रिक्ट अप टू 25%. ये असेसी का आर्ग्यूमेंट था, जहां पे ये आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया विथ 2 वैलिड रीजंस. नंबर 1, ये जो कंक्लूजन प्रोसीडिंग्स का मैटर है, ये कोई ऑप्शनल इश्यू नहीं है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपको ऑप्शन दे तो ही आप एक्सरसाइज कर सकते हो. इट्स अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन. जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर में ना लिखा हो तो भी आपके पास ऑप्शन है कि एट योर ओन डिस्क्रिशन आप 30 दिन में पेमेंट कर दो, तो पेनल्टी अमाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 25%. So don't raise that argument that because adjudicating authority has not provided this option, SESTAT should provide this option. Because कोई ये ऑप्शन दे या ना दे, किसी भी ऑर्डर में ये लिखा हो या ना लिखा हो, इट्स अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन कि अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर आया तो अगर आप 30 दिन में पेमेंट कर रहे हो तो पेनल्टी अमाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 25%. सो ये पहला पॉइंट रखा. दूसरा पॉइंट ऐसा है कि अगर आप बोलो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर आया और वहां से 30 दिन के अंदर हम पेमेंट कर दे तो पेनल्टी अमाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 25%. दैट मीन्स कैन आई से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज गिवन दैट पेनल्टी, हैज चार्ज दैट पेनल्टी, जिसके सामने हमें ऑप्शन मिला कि पे पेनल्टी विद इन 25%. इसके सामने हमने पेनल्टी नहीं भरा, रादर हम अपील में गए, सेस्टेट में गए, एंड सेस्टेट हैज रिकन्फर्म द ऑर्डर. सो क्या सेस्टेट ने कोई पेनल्टी लगाया है? पेनल्टी वॉज एक्चुअली चार्ज बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जिसके सामने हम अपील में गए. एपेलेट अथॉरिटी हैज जस्ट रिकन्फर्म दैट अमाउंट. अब जो एक्ट में वर्ड है वो ये है कि द conclusion proceeding option, that is to restrict the penalty at the rate 25%, is available against the order of the authority who has charged that penalty, and that penalty was actually charged by adjudicating authority. SESTAT has never charged that penalty, तो against an order of SESTAT ये option कभी भी exercise भी नहीं हो सकता. हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो पेनल्टी लगाया है उस पेनल्टी को अगर सेस्टेट इंक्रीज करे तो द पोर्शन विच इज इंक्रीज बाय सेस्टेट, कैन आई से दैट पेनल्टी इज एक्चुअली चार्ज बाय ओनली सेस्टेट. उसके सामने आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो, बट ओनली द पोर्शन विच इज इंक्रीज्ड बाय सेस्टेट. बाकी का पेनल्टी तो जो चार्ज करे उसके सामने ही हमें ऑप्शन मिलता है कि पे पेनल्टी विद इन 30 days एंड रिस्ट्रिक्ट द पेनल्टी टू 25%. ये समझ में आएगा? दैट्स द जजमेंट ऑफ कैस्ट्रॉल. आगे जा रहे हैं. दिस 27th नंबर, इट्स गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड. GNFC का जजमेंट अवेलेबल है. ये क्या इश्यू है भाई? आई एम वेरी क्लियर. मैं ऐसा है कि गुजरात के केसेस डिस्कस कर रहा हूं, एट नहीं कि वी आर इन गुजरात, बट दे आर इंपॉर्टेंट. देर आर फ्यू जजमेंट्स दैट आर इंपॉर्टेंट. गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ऐसा है कि असेसी के केस में एक कुछ 1, 2, 3 साल पुराना उन्होंने एक ट्रांजैक्शन किया था जिस केस में उनका ड्यूटी पेमेंट बाकी था. ड्यूटी पेमेंट वॉज आउटस्टैंडिंग. अ मैटर वॉज सम 1 or 2 or 3 years ओल्ड. अब ये ड्यूटी आउटस्टैंडिंग होने के 2 पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं. दैट ड्यूटी is outstanding because assessee is involved in fraud, collusion, willful misstatement, suppression of fact or contravention to make duty evasion. या फिर ड्यूटी आउटस्टैंडिंग है other than by reason of fraud, collusion, willful misstatement, etc. ऐसा बताया गया है कि अगर ड्यूटी आउटस्टैंडिंग है by reason of fraud, तो उस सिचुएशन में डिपार्टमेंट रिकवरी कर सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विद इन 5 years. और अगर ड्यूटी आउटस्टैंडिंग है अदरवाइज देन बाय रीजन ऑफ फ्रॉड, तो डिपार्टमेंट रिकवरी कर सकता है ओनली विद इन 1 year. इन असेसीज केस इट वॉज ड्यूटी आउटस्टैंडिंग अदर देन बाय रीजन ऑफ फ्रॉड, सो दैट मीन्स ओनली 1 year के अंदर नोटिस आए तो ही वो नोटिस को वैलिड माना जाएगा. अच्छा,
जब भी डिपार्टमेंट नोटिस सर्व करता है, चाहे बाय रीजन ऑफ फ्रॉड और अदर देन बाय रीजन ऑफ फ्रॉड, वो नोटिस किसके लिए होता है? अगर वो अदर देन बाय रीजन ऑफ फ्रॉड है तो नोटिस इज नॉट ओनली टू रिकवर ड्यूटी बट ऑल्सो टू रिकवर इंटरेस्ट। क्यों इंटरेस्ट? तो कि ड्यूटी डिपार्टमेंट आज रिकवर कर रहा है, जो ड्यूटी लायबिलिटी किसी पास्ट डे का है, एंड बिकॉज इट वाज अ लायबिलिटी ऑफ पास्ट डे, तो इट शुड हैव बीन पेड ऑन दैट डे, बट वी आर पेइंग इट टुडे, सो वी आर पेइंग इट लेट, एंड दैट लेट पेमेंट इज कंपनसेटेड बाय इंटरेस्ट। अच्छा, एंड इफ द फ्रॉड्यूलेंट इंटेंशंस आर इन्वॉल्व, तो जो नोटिस होगा, देखो अगर अदर देन फ्रॉड है तो जो नोटिस है वो रिकवर करने के लिए है ड्यूटी एज वेल एज इंटरेस्ट, एंड इफ द फ्रॉड्यूलेंट इंटेंशंस आर इन्वॉल्व, तो जो नोटिस आएगा वो रिकवर करने के लिए होगा ड्यूटी एज वेल एज इंटरेस्ट एज वेल एज पेनल्टी। क्यों? तो कि ड्यूटी 5 डे का था जो आप आज भर रहे हो, तो ड्यूटी रिकवरी हो गया। 5 डे का ड्यूटी आप आज भर रहे हो तो लेट पेमेंट कंपनसेट होगा इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, एंड बिकॉज वो ड्यूटी आपने उस दिन फ्रॉड के कारण नहीं भरा था, तो उस फ्रॉड के रीजन के कारण आपको भरना पड़ता है पेनल्टी। सो क्या मैं कह सकता हूं कि चाहे फ्रॉड्यूलेंट इंटेंशंस है या फ्रॉड्यूलेंट इंटेंशंस नहीं है, इंटरेस्ट तो ऑलवेज अप्लाई होने ही वाला है। अब असेसी के केस में क्या हुआ था? असेसी का कोई 1 साल पुराना मैटर था जहां पे ड्यूटी आउटस्टैंडिंग था, and because duty was outstanding, department wanted to recover the same, but it is important to understand that why duty was outstanding. In Assessi's case, the duty was outstanding other than by reason of fraud. So that means, can I say कि जो recovery करना है वो 1 साल के अंदर, and in Assessi's case 1 year was done. तो can I say कि department कभी भी recovery? However, in good faith, assessee, even if department was not entitled to recover, in good faith, assessee सामने से जाके ड्यूटी भर रहा है, एंड जैसे ही assessee ने ड्यूटी भरा, डिपार्टमेंट हैज इश्यूड अ नोटिस सेइंग इंटरेस्ट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। पॉइंट ये है कि whether department was eligible to recover duty, if they were eligible to recover duty, they can ask for interest. But in the instant case, as it was a time barred matter, 1 साल कंप्लीट हो चुका था, डिपार्टमेंट ड्यूटी रिकवर करने के लिए एलिजिबल नहीं था, तो इन दैट सिचुएशन डिपार्टमेंट कैन नेवर सर्व अ नोटिस फॉर आस्किंग इंटरेस्ट। समझ में आता है? सो वॉट एवर इज पेड बाय असेसी इज फुल एंड फाइनल पेमेंट। आप इंटरेस्ट रिकवर करने के लिए कोई नोटिस सर्व नहीं कर सकते हो। ये समझ में आएगा, आई होप सो। Okay. The question, judgment number 26 that is given on page number 23. ये किसको correlate कर रहा है actually? That correlates to a show cause notice issue. In Assessi's case, there was a show cause notice served by adjudicating authority. ये show cause notice एक particular purpose के लिए था. Now, if you can read the first point which says what? In a case where the assessee has been issued a show cause notice regarding confiscation, is it necessary that other show cause notice regarding recovery of dues and penalties on same allegation can be issued? Now that's the point. Issue क्या है actually? Issue कुछ ऐसा है कि assessee maybe is involved in some violation where department has issued a notice टू कॉन्फिस्केट द गुड्स। इस नोटिस के सामने अभी प्रोसीडिंग चालू है, एंड व्हेन प्रोसीडिंग इज देयर, नॉर्मली क्या होता है, एक बार वो प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाए, अगर असेसी वो प्रोसीडिंग जीत जाए तो मैटर इज ओवर। अगर असेसी प्रोसीडिंग हारता है तो एक सब्सिक्वेंट नोटिस सर्व किया जाता है।
एक कॉन्फिस्केशन तो हो गया, बट अब ड्यूटी और पेनल्टी के लिए एक सब्सिक्वेंट नोटिस सर्व किया जाता है. While in Assesi case the matter was different. On one side confiscation के related notice already था. The proceeding was going on, and without waiting for the completion of that proceeding, a subsequent notice was served for the same matter, but now not in relation to confiscation, now in relation to recovered duty as well as penalty. अब नॉर्मल प्रोविजन ये है कि जब भी कोई एक नोटिस सर्व होता है जिसका प्रोसीडिंग चल रहा है, तो उस प्रोसीडिंग के कंप्लीट होने पर ही उस पॉइंट के रिलेटेड दूसरा नोटिस सर्व हो सकता है. While the argument raised by department is proceeding was there, but that proceeding was not there in relation to recovery of due. That proceeding was only in relation to confiscation. While the subsequent notice is not for that purpose, is for different purpose. सेम पर्पज हो तो एक बार प्रोसीडिंग कंप्लीट हो उसके बाद ही नोटिस सर्व हो सकता है. जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मेरा प्रोविजनल असेसमेंट चल रहा है, प्रोविजनल असेसमेंट पेंडिंग है, क्या डिपार्टमेंट रिकवरी के लिए नोटिस सर्व कर सकता है? आंसर इज नो. Why? Let the proceeding gets completed, let the matter be finalized, then you serve the notice for the purpose of recovery. But यहाँ पे situation क्या है? The notice, the case which is pending is not at all in relation to recovery of duty. It is only in relation to confiscation of goods. And the subsequent notice is not in relation to confiscation. The subsequent notice is in relation to recovery of duty and penalty. Both are termed as different notice. भले goods common है, but both are termed as different notice. And दो different purpose के लिए तो simultaneous notice serve हो ही सकता है. एक पर्पस पे सब्सिक्वेंट नोटिस वैलिड नहीं है, बट सब्सिक्वेंट पर्पस अगर अलग अलग पर्पस है तो साइमल्टेनियस नोटिस इज 100% पॉसिबल. ये समझ में आएगा, आई होप सो. One of the important point over here, most probably I have discussed this in each and every batch, just as a important है इसलिए अभी discuss कर रहा हूँ. It's a judgment of a company known as RDC Concrete India Private Limited. Situation क्या है? The situation relates to appeal procedure in say state. Every tribunal has a power to rectify the mistake which is apparent on record or which is apparent from record. Every tribunal, चाहे इनकम टैक्स में ITAT ट्रिब्यूनल हो या इन इनडायरेक्ट टैक्स इट्स अ सेस्टेट, ट्रिब्यूनल के पास ये पावर रहता है टू रेक्टिफाई द मिस्टेक विच वॉज देयर इन द ऑर्डर पास्ड बाय देम. बट उसकी टर्म यूज हुई है जो कहा जाता है कि ओनली द मिस्टेक विच इज apparent from record can be rectified by tribunal. In Assesi's case, the matter was quite different. What was the situation? Situation कुछ ऐसा था कि Assesi के केस में adjudicating authority ने कोई नोटिस सर्व किया था, जिस नोटिस के सामने Assesi ने अपना ओपिनियन रखा. However, he could not win the matter, rather it was the order was against him. जैसे ही ऑर्डर उनके अगेंस्ट में आया, he challenged the matter in tribunal. ट्रिब्यूनल में अगेन ही प्रोवाइडेड सर्टेन एविडेंसेस, बट अगेन द ऑर्डर वाज इन अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट में ये ऑर्डर आया था. जैसे ही वो ऑर्डर उनके अगेंस्ट में आया, असेसी को जब ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आता है ना, तो उस ऑर्डर को हम कहते हैं स्पीकिंग ऑर्डर. रीजंस के साथ कम्युनिकेट किया जाएगा कि क्यों ये ऑर्डर आपके अगेंस्ट में है. When the order was communicated to Assesi just went through the order and could identify कि जो भी evidences हमने raise किए हैं वो सारे evidences consider तो किए गए हैं. However, the interpretation that we can make and the interpretation which is made by court is a bit different. So Assesi in writing communicated to Sestet
that the interpretation that is made over here and the interpretation that we believe is quite different. जैसे ही असेसी ने अपना ये ओपिनियन राइटिंग में सेस्टेट को कम्युनिकेट किया, सेस्टेट took it positively, saying that yes, if we believe that the interpretation made by Assesi is correct, then in that situation the judgment should be different. और यही ओपिनियन को कंसिडर करके उन्होंने जो पुराना ऑर्डर था उसे चेंज किया. Then they said that it is rectification of mistake. However, the department took it other way. What they are of the belief that this shall not be termed as rectification of mistake, rather this shall be termed as revision of existing order by changing the opinion. And mark my words, the rectification of mistake power is 100% available with tribunal, but tribunal is not having a power to revise the existing order. So in this situation, the point is whether changing the opinion should termed as revision of the existing order or should termed as rectification of mistake. Now as we understand, rectification of mistake means any mistake which is apparent from record, which could be an arithmetical error, which could be a printing mistake, but to change an opinion is never termed as rectification of mistake. And as we have discussed, इनके पास rectification का power है, revision का power नहीं है. समझ में आता है? Uh, 39 नंबर का जजमेंट एकदम शॉर्ट है. जजमेंट कुछ ऐसा है कि कोर्ट ने ऑर्डर प्रोनाउंस किया था. ये ऑर्डर कोर्ट ने जो प्रोनाउंस किया था वो इन प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट ऑफ द असेसी किया हुआ था. नाउ एडवोकेट इज द एग्जैक्ट पर्सन हु इज रिफर्ड एज एन एजेंट ऑफ द असेसी. सो असेसी के एजेंट के फॉर्म में वो वहां पे था और कोर्ट ने ऑर्डर प्रोनाउंस किया एज इन बाय वर्ड्स. तो ये जो ऑर्डर प्रोनाउंस हुआ है, शुड इट बी कंसिडर्ड एज अ सर्विस ऑफ ऑर्डर टू असेसी और नॉट? क्या कोर्ट में ऑर्डर प्रोनाउंस किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ एन एजेंट ऑफ असेसी और उस एडवोकेट को ये ऑर्डर उस कोर्ट में कम्युनिकेट किया जाए, उसके सामने प्रोनाउंस किया जाए, तो क्या हम उसे मान सकते हैं एज एन ऑर्डर कम्युनिकेटेड टू असेसी? दिस इज वेयर द एक्चुअल मैटर इज रेज्ड. असेसी का कहना है कि आपने ये ऑर्डर प्रोनाउंस किया इन कोर्ट. इन कोर्ट you have communicated the same to an advocate, but you have never ever communicated the same to us. And as it is not communicated to us, this cannot be termed as service of order to assessee. Well, department is of the opinion कि अगर आप कोर्ट में अगर एडवोकेट के सामने ये ऑर्डर प्रोनाउंस कर रहे हो तो इट इज एज गुड एज एन ऑर्डर प्रोनाउंस इन प्रेजेंस ऑफ एन एजेंट of assessee, and you should understand that an agent of assessee is as good as assessee. So it is considered as an order is communicated to assessee. अब वो agent ये order आगे assessee को communicate ना करे, वो उन दोनों का internal issue है जिसको कोर्ट से कोई लेना देना नहीं होगा. So if order is pronounced in open court, it is as good as order is served to assessee, provided उस open court में या तो assessee है या उसका agent है. ये समझ में आता है? That's and just last two judgments remaining आप अपने आप पढ़ेंगे. We'll be done with this. Last two judgment, I know timetable 10 to 1:30 है, but we'll be completing in within 15 minutes. Last two judgments. The name of the
company is, Assesi is Mihani Network. Situation is what? Situation कुछ ऐसा है कि जब असेसी के अगेंस्ट में ऑर्डर आता है तो उसके पास राइट रहता है टू मेक एन अपील एट द सब्सिक्वेंट स्टेज. असेसी को एक लिमिटेड टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपको इतने ही टाइम में अपील करना है, जो डिपेंड करता है कि कौन सी अथॉरिटी का ऑर्डर है. अगर ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पास करे तो अपील करने के लिए 60 डेज होते हैं. अगर ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पास करे तो अपील करने के लिए 60 डेज होते हैं, प्रोवाइडेड आप वो अपील कर रहे हो टू कमिश्नर अपील. बट एक और ऑप्शन होता है अपील करने के लिए, वो होता है सेस्टेट. सेस्टेट को कब अपील किया जाता है, उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं कि या तो कमिश्नर अपील ऑर्डर करता है या फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर कर रहा है, बट वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है कमिश्नर. मैं वापस इस पॉइंट को बोल रहा हूं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर ऑर्डर करे, उस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में अदर देन कमिश्नर अगर कोई भी ऑर्डर करे तो आप अपील कर सकते हो टू कमिश्नर अपील. बट अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में कमिश्नर खुद ऑर्डर पास करे या फिर कमिश्नर अपील ऑर्डर पास करे तो एक ही ऑप्शन होता है, एंड दैट इज टू गो टू सेस्टेट. अब दोनों के लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड है जाने का, कि जब भी आप कमिश्नर अपील के पास ऑर्डर करने जाते हो ना, यू हैव अ टाइम लिमिट ऑफ 60 डेज. 60 डेज में ना जा पाओ तो आप डीले कॉन्डोनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहां पे 30 डेज का डीले कॉन्डोन हो सकता है. सिमिलर वे जब सेस्टेट को अपील करने जाना है, किसके सामने? दोनों के सामने, कमिश्नर एज वेल एज कमिश्नर अपील. जब सेस्टेट को अपील करने जाना होता है तो आपके पास स्टैंडर्ड टाइम लिमिट रहता है 3 महीने का. अगर 3 महीने में आप अपील ना कर पाओ तो डीले कॉन्डोनेशन विच कैन बी एनी टाइम पीरियड. जब आप कमिश्नर अपील को अपील करते हो 60 डेज, डीले कॉन्डोनेशन 30 डेज. जब आप सेस्टेट को अपील करते हो टाइम पीरियड इज 3 months, डीले कॉन्डोनेशन एनी टाइम पीरियड. ये स्टेट्यूटरी टाइम लिमिट है. अब ये जो डीले कॉन्डोनेशन होता है, चाहे वो कमिश्नर अपील 30 दिन का सोचे या सेस्टेट एनी टाइम पीरियड सोचे, ये जो भी डीले कॉन्डोनेशन का राइट है वो खुद उस अथॉरिटी का ही होता है. आपको वैलिड रीजन सबमिट करने हैं. अगर आप वैलिड रीजन सबमिट करोगे, उसके बाद कमिश्नर अपील को लगे तो दे मे कॉन्डोन द डीले. ये उनका एक्सक्लूसिव राइट होता है, जो किसी और उसके सामने आर्ग्यूमेंट रेज नहीं हो सकता. इन असेसीज केस द अथॉरिटी हैज अग्रीड टू कॉन्डोन द डीले बट हैज पुट a condition, and Assesi is thinking that this condition is absurd. ऐसी condition रख ही नहीं सकते. What was the point? It was something which says कि condonation of delay to be granted only upon sufficiency of cause for delay. No requirement in law for requiring deposit of 50% of tax amount. In Assesi's case, what was the opinion of authority? कि we will condone the delay, प्रोवाइडेड आप 50% टैक्स डिपॉजिट करो. आप ऐसा कोई एब्सर्ड कंडीशन नहीं रख सकते जस्ट टू कॉन्डोन द डीले. हाँ, इट इज सोल योर राइट दैट यू बिलीव दैट दिस इज अ वैलिड रीजन फॉर डीले कॉन्डोनेशन और नॉट. आप डीले कॉन्डोनेशन का वैलिड रीजन आपको लगे तो आप डीले कॉन्डोन करो, बट डीले कॉन्डोन करो. यू कैन नॉट पुट अ कंडीशन सेइंग दैट 50% टैक्स डिपॉजिट करो तो ही डीले कॉन्डोन होगा. So which is a question in case of Mihani network. अगर ऐसी कोई भी कंडीशन रखी जा रही है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है. नेक्स्ट, सेटलमेंट कमीशन के रिलेटेड इश्यू है. इट्स अ जजमेंट ऑफ मारुति टेक्स प्रिंट एंड प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड. जजमेंट किसके रिलेटेड है? जजमेंट इज इन रिलेशन टू इम्यूनिटी. इम्यूनिटी आपको पता होना चाहिए कि सेटलमेंट कमीशन के पास पावर रहता है टू ग्रांट इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी एज वेल एज प्रोसिक्यूशन. अब सेटलमेंट कमीशन के वहां पे डील करने का एक प्रोसीजर होता है.
प्रोसीजर क्या होता है, असेसी अपनी तरफ से ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर सबमिट करता है। जो ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर असेसी अपनी तरफ से सबमिट करता है, इस डिस्क्लोजर को कमिश्नर को भेजा जाता है ऑफ द डिपार्टमेंट टू टेक देयर ओपिनियन। जो ओपिनियन कमिश्नर सबमिट करता है, उस ओपिनियन को हम कहते हैं प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। इस ओपिनियन को कंसीडर करने के बाद सेटलमेंट कमीशन डिसाइड करता है कि वेदर दे वांट टू कंटिन्यू विद एप्लीकेशन और दे वांट टू रीसेंड इट, दे वांट टू सेंड इट बैक टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगर सेटलमेंट कमीशन ये प्रोसीजर को कंटिन्यू करता है तो उन्हें एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर अपना ऑर्डर पास करना होता है, जो लिमिटेड टाइम पीरियड है 9 मंथ्स। 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वॉज मेड। इस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर सेटलमेंट कमीशन को अपना ऑर्डर प्रोनाउंस करना होता है, और जो भी ऑर्डर वो प्रोनाउंस करे, जिसमें शायद वो पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन वेव ऑफ कर भी सकता है या शायद ना भी करे। बट इन दिस केस द प्रोसीजर वॉज समवॉट मॉडिफाइड बाय ऑथोरिटी इटसेल्फ। What they have done is, जैसे ही असेसी ने ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर दिया, ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर दिया, रादर देन टेकिंग ओपिनियन ऑफ कमिश्नर स्ट्रेट अवे, settlement commission has very clearly said there cannot be any immunity from penalty and prosecution. So something wrong was happening in the case of Assesi. Assesi filed a petition in High Court saying that the procedure to be followed in case of settlement commission has not been followed. See, what is the case? It is mentioned over here, which says, can the settlement commission decline to grant immunity from prosecution and confirming the demand and imposing the penalty without placing the burden on the department to prove the clandestine transaction? सो होता क्या है, असेसी अपना ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर देता है, कमिश्नर का ओपिनियन लिया जाता है जो कमिश्नर अपनी तरफ से सबमिट करता है। बट रादर देन टेकिंग ओपिनियन ऑफ कमिश्नर, स्ट्रेट अवे सेटलमेंट कमीशन एज डिक्लाइन कि हम आपको पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन में से इम्यूनिटी नहीं देंगे। जो प्रोसीजर एक्चुअली डेविएट हुआ, वेयर कोर्ट गिवन ओपिनियन के सेटलमेंट कमीशन कैन नॉट टेक सच व्यू, दे हैव टू फॉलो द प्रोसीजर विच इज एक्चुअली प्रिस्क्राइब्ड। समझ में आता है? दैट्स इट ऑन पार्ट ऑफ द जजमेंट। नाउ प्लीज कीप दैट इन माइंड। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप कोई भी जजमेंट लिख रहे हो तो एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। एंड बाय डिफॉल्ट आपको कोई जजमेंट ना याद हो, एक मार्क है उसका, ट्राई टू रिमेंबर इट एंड राइट इट इन द लास्ट। बट ना याद हो तो यस 100% उसका एक मार्क लॉस होगा। That's it from my side. Best of luck for your exams. Hope कि आप नेक्स्ट अमेंडमेंट लेक्चर में नहीं दिखोगे।